खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का संग बुनियाद रखा। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 594 किलोमीटर तवील और 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 26,200 करोड़ रुपए से जायद की लागत से बनाया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे मीरठ से बिजोली गांव के करीब से शुरू होकर प्रयागराज के जोधापुर गांव तक पहुंच जाएगा। ये एक्सप्रेसवे मीरठ, बुलंदशहर और अमरोही से गुजरेगा। वहीं ये एक्सप्रेसवे प्रतापगढ़ से होते हुए शाहजहांपुर, हरदोई, अनाव, रायबरेली से होता हुआ प्रयागराज पहुंचेगा। वाज़ेह हो कि गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में तकरीबन 3.5 किलोमीटर तवील फजाई पट्टी बनाई जाएगी। ये फजाई पट्टी फजाइया के तैयारों को हंगामी तौर पर टेक ऑफ और लैंडिंग में मदद फराहम करेगा। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के साथ एक सन्नती कॉरिडोर बनाने की भी तजवीज है। आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। मैं आज मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के एक नागरिक को, सब लोगों को विशेष बधाई देता हूं। करीब 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर 36,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। ये गंगा एक्सप्रेसवे अपने साथ इस क्षेत्र में नए उद्योग लाएगा, अनेक रोजगार, हजारों नौजवान के लिए अनेक नए अवसर लाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश आबादी के साथ ही क्षेत्र के मामले में भी उतना ही बड़ा है। एक छोर से दूसरा छोर करीब 1,000 किलोमीटर का है। इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम की जरूरत है, जिस दमदार काम की जरूरत है, वो आज डबल इंजन की सरकार करके दिखा रही है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी भगाओ, महंगाई हटाओ के नारे के साथ आगे चल रही है। आज राहुल गांधी और प्रियंका ने अमेठी का दौरा किया। जगदीशपुर चौराहे पर राहुल गांधी ने जलसे से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने मरकज की बीजेपी और रियासत की योगी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। बेरोजगारी और महंगाई, उन सवालों पर आपका ध्यान ना चला जाए। पूरा का पूरा यही लक्ष्य है। नरेंद्र मोदी जी, योगी जी यही काम करते हैं, मगर हिंदुस्तान का फायदा नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का फायदा नहीं होगा। आज लद्दाख में चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर बैठी हुई है। लद्दाख में चाइना की सेना ने 1000 किलोमीटर दिल्ली जितनी जमीन हिंदुस्तान से छीनकर अपनी बना ली है। मगर हमारे प्रधानमंत्री ने इसके बारे में ना कुछ कहा ना कुछ किया। जब उनसे पूछा गया
ऑपोजिशन की मीटिंग में उनसे पूछा गया कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन क्या ली है? नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसी ने कोई जमीन नहीं ली। और थोड़ी सी देर बाद हिंदुस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है हां, चाइना ने हमारी जमीन ली है। ये देश की सच्चाई है भाइयों और बहनों। सोशल मीडिया पर आम सार्फिन जाली और फर्जी खबरें फैलाते हैं तो कुछ हद तक बात समझ में आती है, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पर फेक आईडीज बनाई जाती है ताकि लोगों को गुमराह किया जाए। लेकिन यही अमल किसी सरकर्दा शख्सियत के जरिए अंजाम दिया जाए तो उसे मुल्क की सामलियत के लिए खतरा करार देना शायद गलत न होगा। ठीक उसी तरह मुस्लिम स्कॉलर तारिक फतेह ने एक पुरानी तस्वीर को मजहबी एंगल देकर मुसलमानों के तय खौफ व हिरास पैदा करने की कोशिश की और यही तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश भी कर रही है। दरअसल तारिक फतेह ने बांग्लादेश की गुमराहकुन और गलत मालूमात पर मबनी ट्वीट शेयर किया। उनके दावे पे मुताबिक इस तस्वीर में हिंदुस्तानी मुसलमान सड़कों पर नमाज अदा कर रहे हैं और ट्रैफिक जैम है। तारिक फतेह ने लिखा कि हिंदुस्तान में जुम्मे की नमाज की अदायगी के लिए हाईवे पे ट्रैफिक ब्लॉक करना मुझे इबादत नहीं लगती। ये दूसरों को डराने के लिए तादाद का मुजाहिरा है। उनसे मखसूस नमाज की जगहों पर जाने के लिए कहने के किसी भी कोशिश पर इम्तियाजी सलूक का लेबल लगाया जाएगा। वाज़ेह हो कि चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीर बांग्लादेश की है, न कि भारत की। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से मालेगांव में मुनक़िद 24वीं कौमी उर्दू किताब मेले का इफ्तिदा मशहूर सीनियर सहाफ़ी व कॉलम नवीस हुसैन कमाल के हाथों अमल में आया। NCPUL के डायरेक्टर प्रोफेसर शेख अकील अहमद और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस मौके पर मौजूद थे। इस किताब मेले में 160 स्टॉल्स लगाए गए। मुल्क की हर रियासत से पब्लिशर्स इस किताब मेले में शरीक हो रहे हैं। उर्दू किताब मेले 26 दिसंबर तक चलेगा। किताब मेले में लोग किताबों की खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। इस मौके पर कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर प्रोफेसर शेख अकील अहमद और शुरका ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मालेगांव उर्दू से मोहब्बत करने वाला शहर है, इसीलिए इस शहर में किताब मेले का इनेकाद किया गया। मेला में काफ़ी लोगों की दिलचस्पी बनी रहेगी और लोग जोश व खरोश से यहाँ आते रहेंगे और उर्दू की किताबें खरीदते रहेंगे। जब तक कोई जश्न नहीं होता लोग मुतवज्जो होते हैं और जब कभी कोई जश्न होता है तो उसकी तरफ वो भी मुतवज्जो होते हैं जिनका उस जश्न में ताल्लुक़। ये किताबी मेले इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो उर्दू नहीं जानते उनको ये खबर होती है कि ये वो ज़बान है जो अपना मेला लगाती है, बाकी कोई ज़बान नहीं। तो ये बड़ा मैसेज दूर तक जाता है। मध्य प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी का मुतालबा एक लंबे अरसे से किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से तकरीबन 18 साल के बाद मध्य प्रदेश के स्कूल्स में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के लिए असामियाँ तो जारी की गई, लेकिन वो इतनी कम है कि इससे एक ज़िले के भी उर्दू स्कूलों की ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। हुकूमत के जरिए असातिज़ा की तकर्रुरी के लिए जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें हिंदी असातिज़ा के लिए 100, साइंस के लिए 50, सोशल साइंस के लिए 60, जबकि उर्दू के लिए महज 18 पोस्ट ही जारी की गई है। हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ जहां समाजी तंजीमों के जरिए जगह जगह एहतजाज शुरू किया गया, वहीं मुस्लिम समाजी तंजीमों ने भी महाज खोल दिया है। मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा जो 2 दहाइयों से उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर तहरीक चला रही है, उसने भी नाराजगी का इजहार किया। खुद ये माना है कि जो सरकार के माने हुए ओहदे हैं तस्लीम शुदा, वो 91,000 खाली हैं। सरकार ये बात को तस्लीम करती है और 4 साल पहले एक टेस्ट लिया गया, उसमें लाखों लोग इम्तहान देने के लिए बैठे
उसमें काफ़ी लोग पास हुए, 90,000 के करीब। और आज अखबारात में निकाला जाता है कि सिर्फ 228 लोगों के लिए पोस्टें निकाली गई हैं, उसमें उर्दू की 18 है और बाकी और हैं साइंस वगैरह। तो आप बताइए, इतने बड़े सूबे के अंदर आप सिर्फ 228 पोस्ट जो है आप भरने जा रहे हैं, तो ये तो बहुत अफसोस की बात है। क्योंकि जो असल काम है, आप कुछ भी बना लीजिए, सड़कें बनाइए, पुल बनाइए, तामीर करिए, तरक्की करिए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जो होता है वो तालीमी तरजीहात होना चाहिए हुकूमतों के लिए। तो हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जितनी ज़रूरत है, बल्कि मैं ये मांग करता हूँ कि इस वक्त तो तालीम में हम इन ज़रूरतों से भी काम नहीं चलेगा। आज गांव-गांव अंधेरों में डूबे हुए हैं, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। शहरों के बच्चों को तो थोड़ा बहुत सहूलत मिल जाती है, गांव के बच्चे परेशान हैं, कॉलेज नहीं है। पुरानी बीमारियों और बीमारियों का जड़ से इलाज करने के मामले में यूनानी इलाज एक बहुत ही जदीद तरीका समझा जाता है, लेकिन फिलहाल इसे बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं या लोग इसके बारे में मालूमात ही नहीं रखते हैं। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कानपुर के नपल निजाम ने BUMS के तालीम हासिल करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। नबल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को यूनानी तरीके इलाज को फरोग देना चाहिए। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में कानपुर का नाम रोशन करने वाले नबील निज़ाम, जिनकी कई पीढ़ियां यूनानीपैथी से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने BUMS में टॉप किया है और कानपुर का नाम रोशन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की मेहनत की, क्योंकि आपको जैसा कि आपने बताया कि कितनी पीढ़ियों से आपके यहाँ यूनानीपैथी का वो। जी, हम लोग की 3rd जनरेशन है जिसका ताल्लुक़ जो है यूनानी से रहा। हमारे दादा थे हकीम गुलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो भी यूनानी पैथी से ताल्लुक़ था, उन्होंने भी यूनानी प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद हमारे वालिद ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। हकीम मोहम्मद निज़ामुद्दीन तकमीली, वो भी उनको करीब 45 साल से ज़्यादा हो गया, उन्होंने खालिस यूनानी प्रैक्टिस करते हैं। सिटी कॉलेज से लखनऊ से BUMS उन्होंने पास आउट किया था। फिर उन्हीं सबको देखते हुए, घर में तिब्बी माहौल होते हुए, फिर मैंने भी जो है इसमें 2014 में BUMS में दाखिला लिया और 2021 में अपना BUMS कंप्लीट किया। इस वक्त जो मैं तो आपको गोल्ड मेडल मिला है क्या? जी, आखिरी इम्तिहान थे उसमें हमारे यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा नंबर आया, जिसके चलते हमें जो है बीते 10 दिसंबर को गोल्ड मेडल से जो है गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश ने नवाजा। उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सभी ने उसको मुबारकबाद पेश करी और हमारे जो दुआएं करी, हमें छोटे भाई ने बहुत साथ दिया। एक चीज़ और कि जिस तरह से यूनानीपैथी की बात की जाए तो मौजूदा समय में क्या हालात हैं, इस पर आपका क्या कहना है और क्या होना चाहिए यूनानीपैथी के लिए? यूनानीपैथी तो शुरू में इब्तिदा बहुत उरूज पे था, लेकिन बीच में थोड़ा सा डाउन हुई, लेकिन ये आने वाला वक्त जो है वो फिर यूनानी का होगा। अब लोगों का रुझान जो है वो नेचुरोपैथी, यूनानी मेडिसिन की तरफ से आ रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादातर हर्बल दवाएं यूज़ करते हैं, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, उन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जो नेचर से हमें डायरेक्ट मिलती हैं। लौट रहे हैं और आने वाला वक्त जो है वो इंशाल्लाह यूनानी का होगा। इस तरह से लोगों में धीमे धीमे जागरूकता बढ़ रही है, जैसे कि आयुष मंत्रालय बना, उससे काफ़ी ज़्यादा जागरूक हुए। और जो हमारी यूनानी से जुड़ी हुई तंजीमें हैं, जैसे ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस है, नुडवा है, USA है, ये सब यूनानी से जुड़ी हुई तंजीमें हैं, एसोसिएशंस हैं, और इन्होंने काफ़ी इनकी मेहनत है, जिसकी वजह से आम पब्लिक में, आम आवाम में जो है यूनानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा अब जागरूकता आई है। और क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से, क्या लगता है आपको? सरकार की तरफ से यूनानी को बढ़ावा देने के लिए स्टेट में या सिटीज़ में, अगर डिफरेंट सिटीज़ में नए नए यूनानी मेडिकल कॉलेजेस खुलें, यूनानी के कैंप्स का इनकाद किया जाए जिसमें यूनानी मेडिसिन को फ्री बांटा जाए। और जैसे जो यूनानी मेडिसिन, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका एलोपैथ में ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, उनका यूनानी में ट्रीटमेंट है, उनको बढ़ावा मिले तो यूनानी को और ज़्यादा मज़ीद तरक्की होगी। तो जिस तरह से आपने देखा कि नबील साहब का साफ तौर से कहना है कि यूनानीपैथी के लिए सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे उसका प्रचार प्रसार हो, और वो गोल्ड मेडल पाकर काफ़ी खुश हैं और आगे जाना चाहेंगे और इसकी प्रैक्टिस करना चाहेंगे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल।
दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में कौमी स्पोर्ट्स असेंबली का इनेकाद किया गया। IMT गाजियाबाद और स्पोर्ट्स ए वे ऑफ लाइफ के इश्तिराक से ये इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तकरीबन रियासतों और ओलंपिक खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसी दौरान कई करारदादे मंजूर किए गए, जिसमें संस्कृत पाठशालाओं और मदरसों में खेलों को फरोग देना शामिल है। इजलास में शरीक खेलों से वाबस्ता शख्सियात ने हर जिले में कम से कम एक मॉडल स्पोर्ट्स विलेज के क़याम पर जोर दिया। हिंदुस्तानी हॉकी टीम के साबिक कप्तान जफर इकबाल ने असेंबली के क़याम की ज़रूरत पर जोर देते हुए बच्चों में खेलों से मुतालिक शऊर पैदा करने पर जोर दिया। लोगों के अंदर जागरूकता चाहते हैं हम लोग के हिंदुस्तान के अंदर स्पोर्टिंग कल्चर डेवलप हो, और जब कल्चर डेवलप होता है तो नेचुरली स्पोर्ट्स की तरफ रुझान होता है बच्चों में, और फिर वो आगे खेलने लगते हैं और उनकी सेहत भी ठीक रहती है बच्चों की, और एक खेलने से जज्बा भी पैदा होता है, यूनिटी डेवलप होती है। और फिर द मेन रीज़न ये है कि वो जब वो हारता है खेल में तो उसको फिर जीतना भी सीखना पड़ता है। जब एडमिशन होते हैं बच्चों के स्कूल के अंदर तो उसके अंदर स्पोर्टिंग कल्चर की भी बात की जाए, तो एक जनरल पब्लिक के लिए जो है वो ग्राउंड होना चाहिए जिसमें बच्चा शाम को जाए, ना कि वो सिर्फ खाली मोबाइल पे या टीवी पे लगा रहा है, जिससे कि उससे हेल्थ ख़राब हो। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के मऊ और मैनपुरी के साथ साथ कई जगहों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा। मऊ में समाजवादी पार्टी के कौमी सेक्रेटरी राजीव राय की रिहाइशगाह पर अचानक IT ने छापा मारा। राजीव राय के मुताबिक वो घर पर सोए हुए थे कि अचानक पुलिस कमरे में दाखिल हो गई। SP तर्जुमान अनुराग भदौरिया का कहना है कि बीजेपी इख्तिदार वाली यूपी हुकूमत इख्तिदार का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे जितना भी इख्तिदार का गलत इस्तेमाल कर ले, अवाम ने तो मन बना लिया कि बीजेपी को हरा ही लेना है। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने रायबरेली में अवामी जलसे के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी तो बीजेपी ने इनकम टैक्स का ही इस्तेमाल किया है, आगे वो किसी भी सरकारी एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन यूपी की अवाम बदलाव चाहते हैं और अवाम बीजेपी हुकूमत से परेशान है। प्रदेश में चुनाव है और चुनाव होने की वजह से सभी दल यहाँ पर रहेंगे और लगातार कार्यक्रम इसी तरह होते रहेंगे। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर के रहेगा। इसलिए बदलाव होना है कि उत्तर प्रदेश की जनता से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिला, महंगाई कम नहीं हुई है, और साथ ही साथ जो सपने दिखाए गए थे वो सपने अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। जैसे जैसे उनको हार सताएगी वैसे ही उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर आसपास के नेता उत्तर प्रदेश में आएंगे, और न केवल बड़े नेता आएंगे बल्कि जितनी भी एजेंसीज हैं उनको भी उत्तर प्रदेश में भेजा जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। आदाब।